हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। मैं लास्ट 2-3 महीनों से यूट्यूब पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना पोर्टफोलियो का लाइव स्क्रीन शेयरिंग कर रहा था। कोई वीडियो वगैरह मैंने कुछ पिछले 2 महीनों से अपलोड नहीं किए। उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा था। क्योंकि मेरे पास अब मल्टीपल पीएमएस के अकाउंट्स हैं, तो इन अकाउंट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए मैं कोडिंग सीख रहा था। और मैं इतना बेसिक सीख गया हूँ कि अब मुझे मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए मैन्युअली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेमी ऑटोमेशन मोड पे अपने आप ही काफ़ी सारी चीज़ें होती रहेगी। तो आज मैं इस वीडियो में अपना एक कंप्लीट कोडिंग का सेटअप शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं मल्टीपल पीएमएस अकाउंट्स को एक सिंपल सी गूगल शीट के थ्रू कोडिंग करके कैसे मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक शीट शेयर करता हूँ जिसका नाम है पीएमएस टूल। ये मदर ऑफ ऑल शीट्स है। सब डेटा यहाँ से ही फैच होता है। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टैब्स है। सबसे पहला है ऑल यूजर्स, और ये ऑल यूजर्स में किस यूजर के पास या किस क्लाइंट के पास कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स लिए हुए हैं वो यहाँ पे फैच होते हैं। तो ये मल्टीपल यूजर के सबके क्वांटिटी और स्टॉक के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स ब्रोकर के टर्मिनल से ही फैच हो रहा है डेटा। मैं ऐसे मैन्युअली एंटर नहीं कर रहा हूँ। ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली ब्रोकर के टर्मिनल से एपीआई कीज के थ्रू फैच हो रहा है। मुझे 2 महीने पहले तक ये एपीआईज क्या रहते हैं वो नहीं पता था। इतनी टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता थी। लेकिन क्योंकि अब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेडिकेटली कर रहा हूँ पिछले 2 महीनों से, तो मुझे इतनी टेक्निकलिटीज या इतने बेसिक समझ में आ गया है कि ये एपीआईज क्या होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शीट में सारा डेटा ब्रोकर के टर्मिनल से ही फैच हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही मैसी शीट है। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा मैसी नहीं चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे एक्ट्रेस एक यूज़र के पास भी है, उसके बाद दूसरे यूज़र के पास भी एक्ट्रेस है। मैं एक्चुअली 4 अलग-अलग पार्ट्स में पोर्टफोलियोज़ को मैनेज करता हूँ। पहला पार्ट रहता है 5 लाख से बिलो वाले, दूसरा पार्ट रहता है 5 लाख से 15 लाख वाले, तीसरा पार्ट रहता है 15 लाख से 25 लाख वाले कैपिटल वाले, और चौथा रहता है 25 लाख से अबव कैपिटल वाले। तो इस तरीके से मैं 4 अलग-अलग पार्ट्स में अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज मैनेज करता हूँ। लेकिन अगर एक ही कंपनी चारों के पार्ट्स के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबके पास है, तो इस शीट में वो यूजर और उसके अलावा जितने भी यूजर हैं तो उन सब की वो पार्ट वाइज 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, और जितने भी सारे ये यूजर्स हैं इन सब का मल्टीपल्स टाइम्स वो कंपनी का नाम यहाँ पे शो करेगा। तो इसलिए ये शीट थोड़ी सी मैसी लग रही है। तो इससे मैंने क्लीन बनाने के लिए एक दूसरी शीट ली, जो ऑफ कोर्स इस शीट से ही डेटा फैच कर रही है। और काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज थे ये। मुझे नहीं पता ये किस तरीके से मैंने बना लिए। मुझे खुद के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट फाइनली कर ली, और कुछ कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को भी मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे फैच करने के लिए मेरे पास एक ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हर एक टैब में लगे हुए हैं, हर एक कॉलम में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे सनी है, उसके पास एक्टस के 5 क्वांटिटी है, तो ये मैंने मैन्युअली एंटर नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली फैच हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे दूसरे यूजर है, इसके बाद तीसरा है। तो जितने भी सारे मेरे पास क्लाइंट्स हैं उन सब की, ये ऑल्दो अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं यहाँ पे और भी यूजर्स हैं और भी क्लाइंट्स हैं, उनके डेटास को फैच कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे मल्टीपल शीट्स और इंडिविजुअली जो मैं बनाता हूँ एपीआई कीज मुझे फैच करनी पड़ती है। वहाँ एपीआई की इसके थ्रू डेटा फैच करना पड़ता है, तो वो मुझे यहाँ पे आगे करना है। ये अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी जितनी भी हुई है एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो यहाँ पे तो मुझे अपना एक क्लियर कट सारे इन्वेस्टर्स का डेटा यहाँ पे कंबाइन मिल जाएगा। इसके बाद एक एक्टिव स्क्रीनर, ये मुझे यहाँ पे स्क्रीनर बनाना है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वहां से मुझे यहाँ पर लाना है वो डेटा। मैं वो आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो स्क्रीनर क्या है और कैसे वर्क करता है। इसके बाद है बेसिक इंडाइसेस, जो हमारे इंडाइसेस होते हैं निफ्टी 50, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये सारे जो इंडाइसेस हैं इनका रेट ऑफ चेंज और 1 वीक चेंज, ये डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच होता है। जस्ट फॉर मुझे यहाँ पे एजुकेशन वाइज मुझे पता चले कि कौन सा इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद है ग्लोबल इंडाइसेस। अब ये सारी चीजें हम लोग पहले ब्रोकर टर्मिनल्स पे देखते थे, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं यहाँ पे इन चीजों को अपने हाथ से मैन्युअली अगर एंटर करता हूँ, तो शायद मैं इस चीज को और ज्यादा
फोकसली देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने हाथ खुद से हाथ से बनी हुई है, तो मेरा ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान जाएगा। ब्रोकर टर्मिनल पे हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा डिफरेंशिएट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैन्युअली कोडिंग के थ्रू फेच करी है। इसके बाद है पीएमएस, और पीएमएस में ये सिंपल डेटा है, वो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है। कौन से दिन पे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट मुझे मैनेज करना है, या रीबैलेंसिंग या रीशफलिंग करना है, उस तरीके से। दूसरा है मेरे पास यहाँ पे 200 डीएमए। अब ये 200 डीएमए ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है और है भी। मतलब हमें एक मार्केट का ब्रॉडर व्यू पता चलता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि रेड लाइन ऊपर जा रही है और ब्लू लाइन नीचे जा रही है, तो ये एक इंडिकेटर है कि जो बता रहा है कि मेजॉरिटी जो स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, अभी तक जा ही रहे हैं। और ये ब्लू नीचे जा रही है, इसका मतलब है कि काफी सारे जो पॉजिटिव स्टॉक्स थे, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टॉक्स थे, वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, और ये इन सब का रेशो है। तो मैं इसे टाइम टू टाइम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 8 सितंबर, 12 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर। तो मैं ये लगभग हफ्ते 15 दिन के गैप में मैं यहाँ पे एक डेटा वो यहाँ पे मैन्युअली एंटर करता हूँ कि कौन सी कंपनी इसके स्टॉक 200 डीएमए के नीचे है, 200 डीएमए के ऊपर है। 200 डीएमए इसलिए वर्क करता है क्योंकि हमारे ट्रेडिंग सेशन में रफली पूरे साल में 200 सेशंस होते हैं। तो इसीलिए वो एक रफ माना जाता है, एक एवरेज माना जाता है पूरे साल का, कि ये साल के एवरेज के नीचे है या साल के एवरेज के ऊपर है। तो इससे अलावा मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक एवरेजिंग का पॉइंट ऑफ व्यू डेटा चाहिए तो उसके लिए ठीक है। इसके बाद ये एक रॉ शीट, ये रॉ शीट अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा मैंने बना के रखा है। अब ये रॉ शीट जो है ना, वो इस डेटा को यहाँ पे कलेक्ट कर रही है। एक्चुअली ये शीट उस डेटा से यहाँ पे फैच हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने कोड डाल के रखा है, आ, ये वाला। तो ये जो कोड है, ये है इस शीट का यूआरएल, और यहाँ पे जो मैंने ये डेटा रखा है, निफ्टी 50, 500 टोटल मार्केट कैप। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगा, जैसे यहाँ पे 18,000 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको, ये ऑटोमेटिकली फैच हो रहा है क्योंकि ये इंडेक्स का करंट प्राइस है, तो ये ऑटोमेटिकली फैच हो रहा है। लेकिन अगर इनकेस मैं ऐसे मैन्युअली 25,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ इस शीट में भी ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी 25,000 आ जाएगा। और अगर मैं ऐसे फिर से रिवर्ट करता हूँ, तो ये लोडिंग होगा। लोडिंग इसलिए क्योंकि ये एक यूआरएल के थ्रू फैच हो रहा है, इंटरनेट के एक्सएमएल के थ्रू फैच हो रहा है, तो यहाँ पे ये फिर से उसी रेंज में आ जाएगा। तो ये डेटा कंप्लीटली इस शीट से फैच हो रहा है। ये शीट मैंने मैन्युअली बनाई है, लेकिन मुझे फ्यूचर में इतनी ज़्यादा शीट ये मैन्युअली बनाने की नीड ना पड़े, इसीलिए मैंने ये एक शीट बनाई है कि मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, और इसका यूआरएल मैं अगर इस शीट में पेस्ट करता हूँ, तो ये शीट भी अपने आप ही अपडेट हो जाए। अब ये शीट हर क्लाइंट की अलग है। जैसे यहाँ पे डीएसवी है, इसके अलावा मेरे पास 26 और क्लाइंट्स हैं, तो सबकी इंडिविजुअली अलग अलग शीट्स हैं। अब उन शीट्स को मैनेज करने के लिए मुझे बार बार हर शीट को मैन्युअली मैनेज करने की जगह एक मदर ऑफ ऑल शीट इस चीज की बना ली। मैं यहाँ पे जो भी एंटर करूंगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फिलहाल ये इतना पार्ट मैन्युअली चल रहा है, और ये तो सबका इंडिविजुअली रहेगा कि किसने कितना डिपॉजिट किया, कौन सी डेट को किया। तो कुछ चीजें तो मुझे मैन्युअली करनी ही पड़ेगी, इंडिविजुअली शीट्स को मैनेज करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो डेटा है, ये फिर से इसी डेटा से कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो डेटा है, स्क्रिप्ट नेम, क्वांटिटी, बाय प्राइस, वैल्यू, ये सारा जीरोधा से ऑटोमेटिकली फैच हो रहा है। तो काफी हद तक ऑटोमेशन भी है, काफी हद तक मैन्युअली भी है, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये हो गई एक इंडिविजुअल शीट। इसके बाद आता है एक मास्टर शीट। मास्टर शीट मैंने 4 बनाई है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 4 अलग अलग पार्ट्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। 5 लाख, 5 से 15, 15 से 25, और 25 से अबव। तो ये 25 लाख से अबव वाले जितने भी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, उन सबको, ये यहाँ पे उन सब का कलेक्टिवली डेटा यहाँ पे मुझे दिखेगा। यहाँ पे उन सब की एपीआई कीज है, और यहाँ पे इन केस अगर मुझे ट्रेड अगर एक्सेल शीट के थ्रू ही प्लेस करना है, ये मैंने सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा है। मैं पर्सनली मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ कि मैं एक्सेल शीट के थ्रू ट्रेड प्लेस करूँ या गूगल शीट के थ्रू ट्रेड प्लेस करूँ, इसलिए। लेकिन मैंने इसे मैनेज इसीलिए बनाया है कि मैं इसे इमरजेंसी में यूज कर पाऊँ, क्योंकि सारे टर्मिनल्स को मुझे बार बार लॉग इन करना पड़ेगा। तो इन केस अगर मैं यहाँ पे यूजर का नाम और स्क्रिप्ट, क्वांटिटी और एक्शन, बाय या सेल करना है, और ट्रेड ऑल, या फिर अगर मुझे सिंगल यूजर करना है तो मैं सिंगल यूजर को क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा वहां से, और ये ब्रोकर टर्मिनल पे चले जाएगा। अब ये शीट भी ऑटोमेटिकली गूगल शीट के थ्रू, सॉरी, ब्रोकर के टर्मिनल के थ्रू फैच हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ,
तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी लोडिंग ले रहा है। अपडेट कंप्लीटली, अपडेट मतलब ये शीट हो गई अपडेट। अब ये मुझे डेली लॉगिन करना पड़ता है। जैसे ये एक अकाउंट है, मैंने लॉगिन नहीं किया है आज, तो यहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन नीडेड, और जो लॉगिन है वो लिक्विड कैश बता रहा है। अगर मैं लॉगिन करना है तो यहाँ पे वन क्लिक लॉगिन का भी ऑप्शन है। मैंने आज लॉगिन कर लिया है इसलिए वो सिर्फ रिफ्रेश हो गया। इसके अलावा मेरे पास है स्क्रीनर। स्क्रीनर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक्टिव स्क्रीनर में मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लेने वाला हूँ, तो ये स्क्रीनर भी एक्चुअली कहीं से फैच हो रहा है डेटा। मैंने एक स्क्रीनर बना के रखा है, लेकिन वो इतना बड़ा डेटा है उसके अंदर कि वो शीट को या कंप्यूटर को हैंग कर दे रहा है। तो मैंने उस डेटा को यहाँ पे एक सिंगल यूआरएल के थ्रू या कोडिंग के थ्रू इसे यहाँ पे फैच किया है, ताकि ये स्मूथली चल पाए। और अगर मुझे इस चेंजेस करने पड़ेंगे तो मुझे जो मदर शीट है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करता नहीं हूँ। तो इसीलिए ये खाली उस चीज़ की कॉपी है, और कॉपी भी मुझे सारा डेटा कलेक्टिवली मिल गया और एफिशिएंटली वर्क भी कर रहा है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो जिस तरीके से सॉर्ट करना चाहे कर सकता हूँ। अब ये जितने भी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, ये कुछ फंडामेंटल बेसिस पर कलेक्ट की हुई है। ये सारे स्क्रिप्ट्स के नाम जो कंपनीज के नाम है, ये कुछ फंडामेंटल रिसर्च के बाद ये सारी चीजें ली हुई है स्क्रीनर और चार्टिंग के थ्रू। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ टेक्निकल्स ही है कि मंथली गेनर कितना है, वीकली गेनर कितना है, 3 मंथ गेनर कितना है, डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, अप फ्रॉम ऑल टाइम लो, सॉरी अप फ्रॉम लो। तो ये इस तरीके से जो भी जो डेटा होता है परसेंटेज टर्म्स में, वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। और मेरी कुछ स्ट्रेटेजी है, जो एक पूरी स्ट्रेटेजी का एक छोटा सा पार्ट है कि क्या इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद सिग्नल क्या मिलता है, डिक्लाइन है या बाय है। दो सिग्नल्स हैं इसमें, दोनों अगर बाय होते हैं तो वो मेरे परमानेंट बाय सेक्शन में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसकी एक अलग शीट है जो मुझे फिल्टर आउट करके देती है कि ये पर्टिकुलर शीट आपको दो तरीकों से बाय और बाय का सिग्नल दे रही है। दो तरीके से अगर सिग्नल मिलेगा, इसका मतलब है कि वो हमारी सारी जितनी भी क्राइटेरियाज है, टेक्निकल्स भी और फंडामेंटल भी। एक्चुअली टेक्निकल्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल्स में तो यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना मैंने कोई इंडिकेटर ऐड किया है, ना मैं वॉल्यूम देखता हूँ, ना मैं कुछ और देखता हूँ। ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक है, ये टेक्निकल नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक मतलब कि मेजॉरिटी हमारे फेवर में आना चाहिए, और उसकी कुछ क्राइटेरियाज के बेस पर। तो वो स्टैटिस्टिक का डेटा है जो यहाँ पे मुझे डिक्लाइन बता रहा है फिलहाल, और यहाँ पे बाय दिखा रहा है, और ये है फंडामेंटल। अब ये अच्छी कंपनीज को भी डिक्लाइन स्टैटिस्टिकली इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मार्केट पिछले कुछ हफ्तों में, 2 हफ्तों में, इस महीने -8% निफ्टी टूट चुका है। तो मेजोरिटी शेयर्स गिर चुके हैं, इसीलिए ये शीट अपना काम कर रही है और बोल रही है कि स्टैटिस्टिकली ये आपका फेवर में नहीं है कंपनी, तो इसीलिए उसने डिक्लाइन दिया है। लेकिन फंडामेंटली ये उसे बाय बोल रहा है। तो हमें फंडामेंटल्स भी देखने हैं, साथ ही साथ मार्केट का जो बिहेवियर है उसे भी देखना है। तो ये है फंडामेंटली बाय, और ये बोल रहा है स्टैटिस्टिकली अभी तेजी में भी है। तो ये दो बाय मिलने के बाद ये हमारा बाय सिग्नल में आ जाता है। अब ये शीट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, काफी टाइम लगता है इस चीज को बनाने में भी और एक्सप्लेन करने में भी। तो एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। इसके अलावा मेरे पास कुछ अपने जो थीम्स है, जो मैं फंडामेंटल्स जो देखता हूँ, हर कंपनी का अलग सेक्टर, हर कंपनी की अलग इंडस्ट्री होती है। हर कंपनी को हम एक रेशो में नहीं देख सकते हैं। अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग का काम अलग होता है, एफएमसीजी है तो उसका काम अलग होता है, मेटल एक कमोडिटी है तो कमोडिटी को अलग तरीके से देखा जाता है। उसके बाद एफएमसीजी है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन उनकी सेल के ऊपर उनका काम ज़्यादा चलता है। तो इस तरह से हमें कौन सा सेक्टर या कौन सी इंडस्ट्री को किस रेशो में उसे नापना है, क्या रेशो हमें बताएगा कि वो ग्रोथ फेज में है या नहीं है, और क्या रेशो बताएगा, कौन सा रेशो बताएगा कि उसकी वैल्यूएशन उसके ग्रोथ के कंपेयर में रिलाय उसके फेवरेबल है या नहीं है, वो हमें यहाँ पे, वो मैन्युअली मैंने सारी चीज़ें एंटर की है, जितनी मेरी अपनी समझ है, अपनी रिसर्च है और अपने एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रायोरिटाइज फॉर ग्रोथ, प्रायोरिटाइज फॉर वॉल्यूम, ये सारे रेशोज को यहाँ पे एंटर किया है, और उसका सामने रीजन भी लिखा है कि ये रेशो तो क्यों रेशो, ये रेशो अगर अप्लाई हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक ब्रॉडर व्यू भी दिया है इस शीट का, जो मेजॉरिटी सिक्लिकल्स होती है या नॉन सिक्लिकल्स होती है। कुछ कंपनीज होती है जो फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जिनका ले जो वो गुड्स और सर्विस की जगह वो, जैसे फाइनेंशियल्स है, बैंक्स है, वो गुड्स और सर्विस की जगह वो
पैसों का लेन देन करती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर चलती है, और दूसरी सारी रेपो रेट और आरबीआई, तो वो सारी, वो एक अलग कंप्लीटली एक कॉलम अलग बन गया। तो ये 3 अलग कॉलम में मैंने इसे यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा है ये डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। हम डेली मार्केट को देखते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि मार्केट तेज है फिर भी हमारा पोर्टफोलियो नीचे है, या वाइस वर्सा, कभी मार्केट नीचे होता है फिर भी कभी कभी पोर्टफोलियो ऊपर होता है, या मार्केट थोड़ा सा गिरता है पोर्टफोलियो ज्यादा गिरता है, या हमारा पोर्टफोलियो कम गिरता है मार्केट ज्यादा गिरता है। कुछ अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? अब ये मेरी अपनी व्यू है, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन बताया है। सबसे पहले होता है सिनेरियो 1 ले लेते हैं, टॉप हैवी। उसके बाद होता है ग्रीन फ्लैट, मतलब कि टॉप हैवी का मतलब है जैसे एक्स्ट्रा लार्ज कंपनीज, रिलायंस, एचडीएफसी, इस तरीके की जो टॉप हैवी कंपनीज होती है, इन्फोसिस, वो अगर ग्रीन है या फ्लैट है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है वो पुअर है, मतलब मेजोरिटी स्टॉक्स नीचे है फिर भी मार्केट ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि लार्ज कैप या हैवी वेट्स कंपनी ऊपर है। एक रीजन ये हो गया। इसीलिए कम मेजोरिटी स्टॉक्स नीचे होने के बाद भी इंडेक्स ऊपर रहेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नीचे रहेगा, क्योंकि वो हैवी वेट्स के कारण ऊपर है। एक तो एक बेसिक रूल है। इसके बाद है हेल्दी रैली, इसके बाद है ग्रीन, उसके बाद है 80-20 का एडवांस डिक्लाइन रेशो। मतलब कि हेल्दी रैली है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है। ग्रीन है ऑफ कोर्स, उसमें 80 एडवांस है, 20 डिक्लाइन है। ये बता रहा है कि मार्केट में ब्रॉडरली पार्टिसिपेशन हो रहे हैं, हर कंपनी तेज है, पूरा मार्केट ओवरऑल तेज है। इसके बाद है हिडन पिन। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग को यहाँ पे पता चलेगा। हिडन पिन रेड -2, इंडेक्स गिरा हुआ है 2%। इसमें 50-50 एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, 50% कंपनियां नीचे है, 50% कंपनियां ऊपर है। ये बता रहा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे है तो आपने 50% जो डाउन है उसकी तरफ आपका पोर्शन ज्यादा है, और अगर आपका पोर्टफोलियो एडवांस वाली कंपनीज में है तो आपका पोर्टफोलियो उस दिन अबव रहेगा, भले ही इंडेक्स 2% नीचे है फिर भी। इसके बाद है डेड कैट बाउंस। इसमें होता है इंडेक्स रेड +70 और नेगेटिव 30। इसमें आपको बता रहा है कि डेड कैट बाउंस मतलब अगर मार्केट डाउन है, लेकिन कुछ अगर रेशो अगर अगेंस्ट है, मतलब मार्केट 2% 1% नीचे है, और आपको दिख रहा है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो में तो 70% कंपनियां ऊपर है, 30% कंपनियां नीचे है। तो ये बता रहा है कि ये जो कंपनीज है ये ब्रॉडर व्यू में वीक है, मतलब डेड कैट बाउंस। जैसे अभी पिछले इस हफ्ते में मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि इंडेक्स डाउन है, साथ साथ पोर्टफोलियो भी डाउन है, इंडेक्स से ज्यादा डाउन है, पोर्टफोलियो इतना ज्यादा डाउन, सॉरी इंडेक्स इतना ज्यादा डाउन नहीं है। तो ये इसका रीजन ये है कि जो डेड कैट बाउंस है, जो पिछले 4 सालों से मार्केट में नहीं चली है कंपनीज, वो कंपनीज -40-50% गिरने के बाद वो 5-10% ऊपर चल रही है, जिसका वेटेज इंडेक्स में बढ़ रहा है। इसीलिए इंडेक्स कम गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, इसीलिए फिर भी वो गिर रही है, आपका पोर्टफोलियो मार्केट से ज्यादा गिर रहा है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीएमएस सीखना है या आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ।